खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, NA-49 के बारे में इस वक्त हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, मगर मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल लीड कर रहे हैं 500-600 वोटों से, और दूसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुझे लगता है कि उनके वोट तकसीम हो रहे हैं MQM के जो उम्मीदवार हैं। बहरहाल इससे आगे बात करेंगे। इसके साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एंकर से मुलाकात की और उन्होंने कुछ बशीर मेमन के हवाले से वजाहतें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। PDM पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो रही है या नहीं हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है? IPPs की अदायगियों में ताख़ीर होगी क्योंकि खौफ का आलम है कि अगर ये अदायगियाँ कर दी गई तो कहीं ये गैर कानूनी नसा हो जाएँ। ईद पर SOPs पर अमल करवाया जाएगा। कोरोना की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के हवाले से कुछ अलार्मिंग खबरें भी आ रही हैं, सब डिस्कस करेंगे बड़ी साहब। अभी तो बड़ी साहब अर्ली है 249 के बारे में, 600 वोटों की लीड है और 20 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया है। बट मिफ्ताह चौकस आदमी है, उन्होंने कैंपेन बड़ी उन्होंने कोई सियासत की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं पानी लेके आऊँगा, पानी दूंगा आपको। अवाम लगता है सियासत से तंग है तो शायद वो मिफ्ताह निकाल जाए सीट। कैसा साहब, एक तो कराची में फर्स्ट टाइम PTI ने 2018 में 13 सीटें ली थी और सबसे बड़ी जमात थी, सबसे बड़ी जमात बन गई थी कराची में। अगर मिफ्ताह इस्माइल से पानी बोनी नहीं, इसका मतलब है PTI का वोट बैंक कम हुआ, ख़त्म हुआ है और उस पर नून लीग भारी पड़ गई है। देखें अभी तक हम कह सकते हैं 20, अब इब्तदाई इंफॉर्मेशन में और अभी तक तो सिर्फ मेरा ख्याल है 25 पोलिंग स्टेशन इब्तदाई में PTI 6 नंबर पे है। ये हाँ, ये इसका मतलब ये कि वो अगर 6 नंबर पे है तो फिर ये बात मतलब देखें डस्के में PTI मुस्लिम लीग नून अपनी सीट ले गई थी, इनकी हुकूमत थी वफाक में भी और सूबे में भी। अब इम्तहान है कि क्या PTI अपनी जीती हुई सीट बरकरार रख पड़ती है कि नहीं। अगर नहीं रख पड़ती तो फिर मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा कि वो वफाक में हो, इक़्तिदार में हो, बुलंदवा वाले दावे किए हों, मदीने की रियासत के दावेदार हों, और उनका कैंडिडेट अगर इतनी पीछे, जो अब तक मलिक साहब यकीनी बात है 20 पोलिंग स्टेशन पे आप हतमी नताइज तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो वो जीत जाएंगे। तो नहीं, फिर ये PTI के लिए लम्हा फिक्रिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इस पर आप कमेंट करें। फिर मैंने बड़ा सिंपल सा कमेंट है, कराची के वोटर की हम आवाज़ सुने ना। वो कह रहा है सदर कौन है पाकिस्तान का, कराची से। गवर्नर कौन है सिंध का, कराची से। 3 जो पावरफुल 3 गुजरा, उसमें असद उमर है कराची से। वैसे इस्लामाबाद से हूँ मैं उनका ताल्लुक बता रहा हूँ। फिर आपके फैसल वाडा साहब कराची से, जैदी साहब कराची के। मैं समझता हूँ PTI जिस तरह भट्टी साहब ने कहा अपने बयानिए पे खुद ही गिर गई है। जब आपने लोगों की तवक्कुआत इतनी बढ़ दी, आपने वहाँ पे रेलवे सर्कल, फिर आपको पता है सर्कुलर रेलवे, वो उसका कुछ नहीं किया। फिर इमरान खान साहब ने को 3 दफ़ा पैकेजेस का ऐलान किया जी, कराची अब यूरोप बनेगा, अब कराची पेरिस बनेगा, अब कराची वाशिंगटन कराची को तो हमने इबरत का निशान बना दिया। वो मैं उस बात, मैं एक वोटर की मेंटालिटी बता रहा हूँ, वोटर को कुछ नहीं मिला और PTI अपने बयानिए में खुद ही दफन हो रही है। मेरा ख्याल चले मेरी एक कमेंट हो रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में पहला वाक़या, हम रिपोर्टर हैं पुराने, हमें पता था यार ये जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं ये हुकूमतों के होते हैं। इमरान खान ने एक नया रिकॉर्ड ये कायम किया, हर ज़िमनी इलेक्शन। मैं इमरान खान को इसलिए अप्रिशिएट करता हूं, इसका मतलब है कि हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही, परफॉर्मेंस नहीं कर रही, मगर धांधली भी नहीं कर रही, क्योंकि आपकी पार्टी ने धांधली के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ उसको अप्रिशिएट करते हैं। आवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, लिहाजा या दूसरा माल का जो मिफ्ताह इस्माइल माशाल्लाह बड़े सरमायादार और बड़ी चालाकी से उन्होंने कैंपेन सोशल इश्यूज पे चलाई है, सोशल का वो फायदा ले सकते हैं। मगर अभी ये हतमी नहीं है, मगर ये है कि अवाम भटक रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हर जगह से फारग। आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, इमरान खान साहब ने एंकर पर्सन से बात की, उनका कहना था कि बशीर मेमन जुडिशल कमीशन निकाल सकता है उनको, यानी FIA तो निकाल नहीं सकती, तो ये बात तो ठीक है उनकी। देखिए काजी साहब, मैंने कल भी कहा था, मुझे बशीर मेमन साहब DG FIA थे, तो उन्होंने खुद कहा था उस वक्त, और मैंने खबर एयरवे पे दी थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि ख्वाजा आसफ सियालकोट से जो हमारे MNA हैं उनके खिलाफ गद्दारी का आर्टिकल 6 का, तो मैंने कहा नहीं बनता। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि उन्होंने जस्टिस मोहतरम फ़ायद ईसा और किसी बारे में नहीं कहा। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो DG FIA ग्रेड 22 के अफसर हैं, 35 साल उनकी पुलिस की नौकरी है। तो बेहतर ये नहीं कि कमीशन बना दी जाए, क्योंकि आज हाई कोर्ट और सुप्रीम जो बार होती है पाकिस्तान बार एसोसिएशन, उन्होंने भी शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम साहब को कहा अपने उहदों से हट जाए। तो अब बार काउंसिलों की बात मान लेते हैं, वो तो कहते हैं कि जो बेंच है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमारी मर्जी से फार्म करें। नहीं, मैं एक अर्ज़ कह रहा हूँ कि ये देखें, ये छोटी बातें उन्होंने नहीं की मोहतरम बशीर मेमन साहब ने, वो गलत होंगी, लेकिन मैं बता दूँ फिर वो सवाल
काजी साहब फिर आपके लिए कल खुश हो जाएंगे, आपका कल का अंदेशा ठीक था। एक अहमद नूरानी साहब हैं हमारे बड़े सीनियर जनरल, हाँ हाँ जी जी, अमेरिका में शायद मकीम आज अमेरिका में, उनकी एक वेबसाइट है, उनके रिपोर्टर ने पहले जाके ये वेबसाइट के लिए इंटरव्यू किया था बशीर मेमन साहब का, और इसमें एक इस्लामाबाद के बहुत बड़े साहब, उनको कहीं से हिदायत भी आती है या खुद करते हैं? नहीं, मैं इस बात पे नहीं करता। अच्छा चलो। तो उस रिपोर्टर ने जो हिदायत की थी ना, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनको एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी ने बशीर मेमन साहब को कहा था ये आ रहे हैं वेबसाइट के लिए, और वो वेबसाइट बिल्कुल मामूली सी है। तो उसके पीछे एक सियासी जमात थी। उसी रिपोर्टर ने पंजाब में ग्रेड 22 के तारड़ साहब की खबर की स्टोरी पे काम करने गए, तारड़ साहब के बाबर तारड़ की, बाबर तारड़ ब्यूरोक्रेट बड़े सवालिया निशान उनसे उन पे भी थे। अच्छा, वही तो जरा आपकी आए ना, जरा मैदान में आए। जब वो रिपोर्टर गए कोई करप्शन की स्टोरी पे काम कर रहे थे, बाबर तारड़ साहब ने कमरा बंद किया, कुंडी लगा ली उस सहाफी के लिए, पुलिस बुलाई, वो उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस पर लाहौर प्रेस क्लब ने प्रेस रिलीज जारी करी कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जब बाबर तारड़ ने सहाफी को अगवा किया, उसकी प्रेस रिलीज मेरे पास है। ये तारड़ वही फैमिली है ना, ये सारे जो वजीर भी थी, वजीर सारा उनकी भी करीबी अजीज है। तो वो तारड़ ने माशाल्लाह एक साफी को बांध लिया कमरे में, रफीक तारड़ साहब के भी रिश्तेदार हैं ये? और हाँ, और कपड़े उतरवा लिए उसके। अच्छा, ये मैं ये दौर कौन सा? ये फिर मुस्लिम लीग नून की दौर होगा? नहीं, इस दौर में कोई 15-20 दिन पहले। अभी भी अंधेर लग रही। और बाबर तारड़ का रेस्क्यू किसने किया? मुस्लिम लीग नून ने। उसने बंदा छुड़वाया? वो नहीं, पर्चा नहीं होने दिया। अच्छा, वो तो खैर आज भी वो तो रेप का पर्चा भी हम नहीं होने देते। ये देखें आप काजी साहब, ये माने कि एक बाबर तारड़ साहब हैं रेवेन्यू के, ये प्रेस क्लब ने उनके खिलाफ प्रेस रिलीज की है जारी, ये मैंने नहीं की। तो यार इस मुल्क का तो अल्लाह ही आफत है कादी साहब, मुझे तो समझ में नहीं आती। आप ठीक कहते हैं, मुल्क का अल्लाह तो हाफिज है, मगर ये पंजाब में तो हुकूमत पीटीआई की, ये सीएम पंजाब के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं। मैंने हर जगह मलिक साहब माफिया की होती है। नहीं, आप वो हुकूमत माफिया की होती है बता रहे हैं, नॉर्वे की बातें बता रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी मज़ामती बयान, हमारे लाहौर प्रेस क्लब के दोस्त हैं अरशद अंसारी, 4/4/2021 की बात है, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलमान कैशी और दीगर अहदेदारों ने गवर्निंग बॉडी प्रेस क्लब के पीपी के एक हैं अच्छा, ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज साफ्ती प्रेस रिलीज की खिदमत देने वाले सीनियर सहाफिज शाहिद नदीम को सुन ले जरा सिर्फ की पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़, मेंबर कानूनीज नवीद हैदर शराजी और इनकी सिक्योरिटी की जानिब से ज़दोकोब करने हफ्से में जा में रखने और संगीन नताइज की धमकियां देने की शदीद मजम्मत की है। इस रिपोर्टर को पूछे कि तुम पता नहीं तू किधर जज चला गया है? नहीं तो ये तो गुंडे ने नहीं। अच्छा, ये मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। हाँ। ये बाबर तारड़ सब कुछ जीन है। भट्टी साहब, यहाँ पे माफिया की हुक्मरानी रहती है ऊपर जो भी हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसएचओ के पास भी गए मैं, देखें वो साफी है ना, कल को हमें भी कोई बांध ले भाई, इतना जीना है, मैं तो मान लूं थानेदार ने कहा मेरे पर जलते हैं। फिर वो मुझे तो हैरत हो रही है, हुकूमत पीटीआई की है, हमारे दोस्त के पास गया, उनके का पर सड़ गया, दे जो। नहीं, मुझे तो यहाँ बताया कि उस्मान बुद्दार साहब ने पीटीआई छोड़ के अपना नून ज्वाइन कर लिया। मैं तो ये प्रेस क्लब की बता रहा हूँ जिस पे जारी हुआ, उनको बांध लिया और पुलिस बुला ली और उनके कपड़े उतरवा लिए। बाबर तारड़ साहब ने प्रेस रिलीज लाहौर प्रेस क्लब मोहतरम हमारे जिगर अरशद अंसारी साहब ने जारी की। उस बंदे ने जाके मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी, मुकदमा नहीं हुआ। अब आप बताएं, नून लीग की पंजाब में हुकूमत है? भट्टी साहब, मुकदमा नहीं हुआ, इसी से बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि तहकीकात करें कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा गैर मुल्की अकामा और तनख्वाह कैसे लेता है। मैंने गल दसो, आप मलिक साहब क्या कहते हैं, किसकी यहाँ हुकूमत है? हमें पता है किसकी हुकूमत। एक बंदा वज़ीर दिफा है, वज़ीर ख़जाना है, नाल तनख्वाह ले रहा है और हर जगह तो ही गो स्कॉट फ्री। पकड़े उसको, सजा दें। कौन पकड़े? ये हुकूमत जो बनी है पीटीआई, केड़ी हुकूमत बनी? यार मेरी गाल साहब मेरा भी कमेंट ले, मुझे ये बताएं, मुझे बताएं, पहले सवाल का जवाब दे। ये शरीफ आदमी कर सकता है कोई काम? तो फिर आप छोड़ दें सियासत। अगर इमरान खान साहब नहीं कर सकते, यार इमरान खान का मैं स्पोक्सपर्सन हूं, मुझे ये बताएं कि जो बंदा कर रहा है उसे डूब के मर नहीं जाना चाहिए। साहब, इस मुल्क की खामी मैंने हुकूमत के बताई यार, डूब के मर जाए वो आदमी कि जिसको हमने वजीर दिफा बनाया, जिसके वालिद मोहतरम को इस मुल्क के एक डिक्टेटर ने बना दिया, एक नॉन इलेक्टेड असेंबली का। नहीं यार, हम
सजा कहां दे सकते चले पे छोड़ मुझे ये बताएं। अच्छा मेरे कमेंट ले लें जो भट्टी साहब जो आपसे सवाल किया, मुझे ये अजीब लग रहा है पाकिस्तान किधर जा रहा है। ये बयानबाजी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होती थी, ये रिटायर ब्यूरोक्रेट और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान नहीं होती थी। वो बयान दे तो वज़ीर वजाहत करे, इस पर कोई ना कोई कमीशन बैठना चाहिए, आप तहकीक करें, वज़ीर-ए-आज़म को इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। इस मुल्क में 2-3 लाख रिटायर अफसर बैठे हैं, हर बंदे से बयान। जब आप पिछले 30 साल से ब्यूरोक्रेटों को खिलाते रहे हो तो उनकी तनख्वाहें 14-14 लाख करें, डकैतों को अंदर घुसाएं, क्या होता है ना, ये सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, माफिया लड़ रहे हैं आपसे। मुझे बड़ा दुख है कि आज प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए, ये तो बयानबाजी शुरू हो गई है। क्योंकि जो इल्जामात थे संगीन थे, उसमें काजी साहब को मैं सेकंड करता हूँ, पीछे एक सियासी जमात भी निकल आई है, इसका जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। ये मेरी राय ये है कि बशीर मेमन साहब की मैं माफी चाहता हूं, जो केस उनके सामने आया था उस पर उन्होंने जो मट्टी डाली है, उनकी पॉलिटिकल जो उनकी एक है झुकाव, वो बिल्कुल सामने आ गया। हमें नहीं बताया कि क्यों अरशद मलिक नवाज शरीफ साहब के घर मिलने गया था, उसकी गंदी वीडियो किसने बनाई थी और नासिर जंजुआ को आपने फारिग कर दिया। आपकी बात पे कौन यकीन? अच्छा नहीं काजी साहब, देखिए आपकी बात में बदना मलिक साहब थोड़ा सा मैं दलील से बात कर लूं, मान लिया उन्होंने नहीं किया, उसके बाद वाजिद ज़िया तो इनके राइट हैंड है वज़ीर-ए-आज़म के, उससे इंक्वायरी करा लें। मैं हुकूमत की नालायकियों का जिम्मेदार नहीं, मैं आपकी और अपनी ये बड़े गलत हैं, ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि करप्ट को करप्ट करना छोड़ दिया, वारदातियों को वारदातियां ना कहें। मैं कब करप्शन किसी को डिफेंड कर रहा हूं भाई, जिसे अल्लाह जहन्नमी कह रहा है। मेरी अर्ज ये है कि उन्होंने नहीं किया, अब इमरान खान की हुकूमत गालबन, वाजिद ज़िया इनके शक है वैसे कि इमरान की ज़िया इनके मिनिस्टर इंटीरियर इनके गो कि वो बेख्तियार है, शक नहीं यकीन है नहीं। अच्छा तो मेरी बताए ना, तो अब इंक्वायरी करा लें, कब करेंगे? 3 साल बाद भी आपने पिछले 72 साल के रोने हैं, पिछले वाले लूट के खा गए, उस जालमों कायदे आदम ने 1 साल कट दियो। इस इमरान खान ने नवाज शरीफ के दौर का भी एहतसाब करना है, जरदारी का भी, मुशर्रफ का भी, कहते हैं 72 साल हिसाब लेना है, तो बीच में कायदे आदम का साल भी डाल दिया। एक तरीका होता है, हर आपने एंगल से बंदा बात करता है। आपने इस रियासत को जराइम पेशा लोगों के हवाले किया, खोखला करके गए आप, और मिफ्ताह इस्माइल जाके कहते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को कि यार शुक्र हम इलेक्शन हार जाएं तो बेहतर है। वो क्यों हार जाएं? और मैं एक और खबर देता हूं, एक ये भी टॉप से खबर आई है कि यहाँ वेस्पा इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वजीर खजाना जो है इस हकदार ने रिश्वत मांग ली, वो यहाँ से भाग गए। ये लोग कर रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। इमरान कुछ नहीं कर रहा, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मैं आइडियोलॉजिकली मैं इम्पोज अपार्ट फ्रॉम हिम, मैं उनको नहीं करता। मगर इन लोगों को देखे ना, ये इस तरह बिगाड़ के गए हैं, कैंसर के मरीज को 4थी स्टेज पे छोड़ के गए। अच्छा गाइस साहब, मेरी अब सबमिशन थोड़ा सा हम्बल से, मैंने मान लिया करप्शन हुई और मैं भी स्टोरियाँ देता रहा हूँ, मैं उस पर तो डिफेंड ही नहीं कर रहा, इसमें अन्नेवाह हुआ। तो इस करप्शन को रोकना काजी सईद और मैं आरिफ हमीद भट्टी निशानदेही कर, हम निशानदेही कर सकते, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं कर रही? फिर मेरा मौका आपसे सवाल, हम निशानदेही कर सकते हैं, दिफा नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब का, ना किसी और का, ना हम कब कह रहे हैं? एक असूल की बात है, एक असूल की बात है, दुनिया का कोई सरकारी मुलाजिम पॉलिटिकल पोजीशन ले सकता है, वो ताहिर मलिक हो, वो मेमन हो, कोई हो, ही इज अंडर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान के मतहत है वो, ये किसकी जुर्रत कैसी हो कि वो काम? मैंने स्टोरी पे आगे बढ़ना है, आप किताबों से बाहर सही बात करें, किताबों से बाहर आ जाएं। ये दुनिया जो है ना, यहाँ पे दान चलाते हैं, माफिया दान चलाते हैं। आप जानते हैं इन्होंने साफी को बांध दिया बकायदा। मैं भट्टी साहब एक वाकया, छोटा न्यूयॉर्क टाइम में एक वाकया सुना दूं जी प्लीज, कि कलकत्ता की एक लेफ्टिस्ट पार्टी का जो लीडर था, उसने एक जराइम पेशा बंदे को टिकट दे दिया, जिससे उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में रौला बन गया, बहुत शोर हुआ। आखिर वो क्या कहता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये प्रोफेसर चलाते हैं, ये जराइम पेशा लोग चलाते हैं। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, मलिक साहब किताबों से बाहर आए, रियलिटी तो छोड़ दे, फिर बदलने की ख्वाहिश छोड़ दे। मैंने क्या, इमरान खान साहब से पूछिएगा, मुझे ये बताएं भट्टी साहब, कुछ बदल, मुझे ये बताएं, और हमें इनका दिफा भी नहीं करना चाहिए, माफी चाहता हूं। तो आप फिर किसी आगे चेंज भी नहीं होना, साथ आप डिप्रेशन फैला रहे हैं, चीजें नहीं बदलनी, साथ कहते हैं दिफा भी करना। मैं डिप्रेशन फैला रहा हूं, लेकिन किसी को चक्के का स्पोक्स पर्सन नहीं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट दिस मीन, आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब ये मुझे बताएं, इस मुल्क में वजीर दिफा 15 लाख रुपए महीना ले रहा है, साबित हो गया, मानता है, और आके हमारे प्रोग्राम पे कहते हैं वो मैंने बता दिया है, अदालत ने उस पर क्लियर कर दिया है, सानू कोई नहीं दसिया। सब फिर मेरी गुजारिश ये हम हजारों दफा कर रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कानून पर अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी है? मैं हुकूमत की गया हूं, हुकूमत की। तो अगर हुकूमत नहीं करती, वो नलायक है, नलायक है, वो जराइम पेशा है, जराइम पेशा है। सर मैं माल नहीं पड़ता, जराइम पेशा है। मैं एक अर्ज कर, देखें माजी में करप्शन की सजा भुगते आम शहरी, नहलों की सजा भुगते आम शहरी, आम लोग फिर कहाँ जाए? मुझे थोड़ा सा रहनुमाई भी करे ना। देखिए हमें इमरान खान से आदमी का इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई अशकशोई नहीं कर सकता,
यहाँ के किसी आप जो आपके इस रियासत में जान ही नहीं है, 100 बंदों का नाम हमें पता है जिनको कराची में ज़मीनें अलाट की गई, उधर ज़मीनें दी गई। हाथ लगा सकते हैं आप उनको? यार काजी साहब, फिर हुकूमत बदलने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मेरी तो अर्ज ये है, दिस डेमोक्रेसी इज मुझे ये बता दें, जो इस मुल्क में रिज़्क़े हलाल खाते हैं उनका क्या कसूर है? उनके लिए कानून नहीं आपने अमल दरामद कराना। यही रोना है हमारा, यही रोना है। बस हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि ये सारे जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हम उनके हाथ, हम गिद्धों की तरह बच्चों को रोटी ना खिलाएं जाके, कि इस सारे जो मुर्दार निज़ाम में किसी एक मुर्दार खाने वाले के स्पोक्स पर्सन न बने। बस हम इतना कर यार, हम तो मेरे भाई हम चलो ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। अब बड़ी साहब आगे बात ये मुझे बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि जहांगीर साहब को तो छोड़, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, उनका जो रिजवान साहब को हटाया गया था दोबारा लगा दिया, और साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत, कौन? अबू बकर खुदा बख्शा। ये इसका क्या, ये तो फिर अच्छा, मुझे एक हैरत है कि इतने क्रेडिबल अफसर को इस हुकूमत ने लगा कैसे दिया। मेरे लिए ये खबर है। हाँ, तहकीकात जब होगी फिर आप अप्रिशिएट करें, कोई तो तारीफ कर दें। बस नहीं, एक तरफ तो वो जो खुद मोहतरम रिजवान साहब ने फरमाया था। अच्छा आपको बताऊं, वो जो आपकी इतला थी कि इन्हें शहबाज शरीफ के दौरान इनकी प्रमोशन रुकी नहीं कभी, इन्होंने कोर्स ही नहीं बेचारों ने किया था। अच्छा, दूसरी बात देखें, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। अगर जहांगीर तरीन या किसी ने भी करप्शन किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं और आप कभी इस फेवर में रहे हैं? मुझे बताएं ना। आपने किसी हुकूमत, ना मलक साहब ने फेवर ली, ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली, किसी ने नहीं। तो गुजारिश ये है कि यार, मैं कह रहा हूँ कि इल्जामत की बजाय अब सजाया जजा की तरफ भी आ जाना चाहिए। नहीं दे सकते। 3 साल हो गए काजी साहब, ये तो माने ना। अब आपके सामने उसने कहा कि 3 इन्वेस्टर आए, इस आगडा ने उनसे पैसे मांग लिए। तो भाई अब जिस बंदे ने कहा है आपको भी पता है। हाँ, आप नहीं तो फिर क्यों नहीं पकड़ते उनको? मेरा आगे ब्रेक करेंगे सर जी। भट्टी साहब, जिस मुल्क में साफ़ी पर मुकदमा ना हो सके, वकील पर मुकदमा ना हो सके, आप वहां पे नवाज शरीफ पर मुकदमा करेंगे? एक कोर्ट में जाके हफ्से पे जा में मेरे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को रखा गया, जो खुद कहते हैं कि जनाब मैं 5 मुझे हफ्से पे जा में रखा गया, या जो गैरमाल रखा गया। आप कुछ नहीं कर सके। क्या पीएम के साहब ने करना है और किसी ने? फिर आज मैं दोनों से एक सवाल पूछूंगा। अब जरा रुक जाए, मैंने आपकी हर गुफ्तगू अदब, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को यरगमाल बना लिया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने फायदे से केस का कहा। तो इन जिम्मेदारों को कौन पकड़ेगा? मेरा एक मौक़िफ़ दे दे, हाँ या ना, को पकड़ेगा या हम सिर्फ इल्जाम तक रहेंगे? नहीं पकड़ेगा। मलक साहब आप बताएं। मैं ऐसा बताऊँ, आपको प्रोसेस की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। इनको आप केसेस करें, इनको पकड़े। मैं कोई इंसान बदलता है। 3 साल आपको मिल गए, आप करें 72 साल का, बीच में कायदे आज़म का साल भी डाल दिया। मुझे आप इस सवाल का जवाब दें। फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है इमरान के साथ, आप बताएं पाकिस्तान ने इमरान का किस बात पे साथ दिया? अब ईमानदारी से मैं समझता हूं, मैं खुद इसका जवाब दयानतदार है, गुड गवर्नेंस लाएगा, लेकिन इनमें से बदकिस्मती है, करप्ट 3 लोगों को चुन चुन के लगाया। तो फ्लॉ किसका निकला? लोगों का निकला कि लोग बेचारे? देखिए अब कादी मैं या आप करते हैं, खुदा ना खास्ता हमारे लिए नून लीग भी एक ब्रेक है। हर पार्टी इमरान खान साहब का जो फेलियर है वो सबके सामने देख रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है? हर किसी की अपनी अपनी राय है। हम आएंगे तो थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे कि ये एक तो जब अभी हमने ये बात की वेस्पा वाली, इसके अलावा इन्होंने कैसे इस मुल्क को खोखला किया, और ये खोखला करने का अमल उनके जाने के बाद भी रुका नहीं है। हम किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं, हम आवाम के स्पोक्स पर्सन हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, हम इससे पहले कि उन स्टोरी की तरफ जाएँ जिसका हमने टीजर दिया था, कुछ कालें पकड़ी गई और उसके हवाले से कोई क्या और डेवलपमेंट है? कौन कहाँ से लाइन ले रहा है? देखें, बैरूनी ताकतें सरगर्म हो गई हैं। पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैंने गुजारिश की है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, यूके के, अमेरिका के, सब पाकिस्तान से मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान में कुछ दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान है, मुल्क के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं। कल भी उन्होंने जो एक गुफ्तगू की, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। इनका ये है कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैले और मुल्क अमन की तरफ ना जाए, और इसके लिए अब इमरान खान ने फैसला करना है कि क्या उनके होते हुए उनके अहम तरीन अदारों की तजलील बंद होगी या ये जारी रहेगी। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब अब फिर कहते हैं पीपल्स पार्टी आ रही, पीपल्स पार्टी जा रही। पहले कह रहे थे माफ़ी मांगे, बिलावल साहब मारे थे, इनको शोकस दिया, फिर शोकस से मुनरफ हुए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसों से NRO लेना है। आप थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना। हुक्म। अगर नैब ने इल्ज़ामत मौलाना साहब पर और मरियम साहब पर ठीक लगाए थे,
तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? मुझे ये सवाल का जवाब भी किया। वीकनेस, नाअहली, अगर करप्शन का अंदर तक सरायत, अगर हुकूमत कमजोर, अगर अदारे कमजोर, तो फिर सहाफी बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो मैं भट्टी साहब कौन सी यही पोजीशन ले रहा हूँ ना, फिर सहाफी मैं मलिक साहब दोबारा ये अर्ज करता हूँ, हमसे गिला हम नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि कंटिन्यू कर रहा है, उस निजाम में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखे ना काई साहब, मौलाना फजलुर रहमान, While I cannot forget what has happened in the past, establishment को जो उन्होंने लफ्ज कहे, मैं वो दोहरा नहीं पा रहा। नैब उन्हें तलब करती है, आपने अरबों की करप्शन की, वो कहते हैं मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ, फिर बुलाते नहीं। फिर आप इस वक्त आपने अरबों रुपए लोगों के करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, इस वक्त शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं है। यहाँ इल्ज़ाम लगाने वाले गलत है, यहाँ फिर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनके खिलाफ दोनों गलत है भट्टी साहब। तो फिर काई साहब, फिर अवाम कहाँ जाए? मुझे बताया ना, और आप कुछ श्रीलंका चले जाए। आज सुन ले अपना तरीके लबैक की प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा ना, हमने उन पे लगा दी पाबंदी, और पाबंदी लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। बकायदा खबरें जो आई थी आज सुनने का, उन्होंने अपना वजारत दाखिला में दरख्वास्त दी है, और वजारत दाखिला की खूबसूरती है पाकिस्तान में इस तरह काम नहीं होते। आज उन्होंने बोर्ड बना दिया और कल उन्होंने इजलास बुला लिया। वो सब मुझे लगता है कि कल परसों उनकी पाबंदी खत्म हो जाएगी। मैं पाबंदी के हक और मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत जो पोजीशन लेती है उसके बाद यू टर्न ले लेती है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कॉन्फिडेंस आपका बनेगा? अच्छा भट्टी साहब, अब हम आते हैं IPPs के हवाले से, उनकी पेमेंट्स रोक दी गई हैं और IPPs कह रहे हैं कि हम बिजली बनाना रोक देंगे। IPPs के हवाले से हमारे कारहाय नुमायाँ ये हैं कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा किक बैक के चक्कर में यहाँ पे फवाद चौधरी का ज़रा शॉर्ट सुनवाएं तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो पिछली हुकूमत थी जो नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने 50% जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। माशाल्लाह शरीफ फैमिली खुद ही जो है वो पावर प्लांट्स लगाने में मसरूफ थी। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लाजमी अदायगी यानी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 450 अरब से बढ़ कर के अब इस साल 900 अरब के ऊपर चले गए। 2023 में जब इलेक्शन का ईयर होगा तो ये बिजली की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये बढ़कर 1500 अरब रुपए हो चुके होंगे। यानी अगर हमें बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ज़रूरत है नहीं है, हमने 1500 अरब रुपया बिजली की मद में देने होंगे। अब हम फिर मैं उनसे यही सवाल करूंगा जो आप करते हैं, जिन्होंने ये वारदात की है वो जेलों में क्यों नहीं है? मैं खुद कह रहा हूँ, देखें इस गरीब आवाम को जिसके जिस्म पे तन पे लिबास नहीं पूरा, पेट में रोटी नहीं, 450 अरब और फिर आपने 1500 अरब, ये अवाम की खाल ही उतरेगी ना। बिजली महंगी होगी तो अवाम की खाल। ये जिन्होंने मुआहदे किए हैं ये क्यों मुल्क से भागते हैं? मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है, खुदारा या कानून खत्म कर दो या कानून खत्म कर दो। आज कौमी अखबार, एक हमारे कौमी अखबार में मेरे पुराने कुलीग हैं जावेद चौधरी साहब, उनका एक कॉलम छपा है जिसमें उन्होंने एक खबर ब्रेक किया है कि यूनाइटेड नेशन के UNO के ना नेटो के किसी अफसर ने, उनका नाम है स्टेफनो कॉन्टेकार्वो, उन्होंने इस मुल्क की एक बहुत अहम ताकतवर शख्सियत को बताया कि हम यहाँ वेस्पा का, ये उनकी तस्वीर है कि हम यहाँ पर वेस्पा का प्लांट लगाना चाहते हैं। उन्हें कहा गया कि जनाब, किसी बंदे ने उनको आके कहा कि जनाब आपको इतनी रिश्वत देनी पड़ेगी। जब उनको पता कराया कि बंदा कौन है तो उन्होंने उस आला तरीन शख्सियत को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फॉर्म किया कि वो मोहतरम साकदार साहब है जो पैसे मांग रहे थे। ये अब मुझे बताएं। अच्छा काजी साहब देखें, एक इनकी हालत देखें यार। एक हम कहते हैं कि इधर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। ये नेटो का नुमाइंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है और आपका वजीर उस वक्त का खजाना उससे पैसे मांग रहा है, तो फिर मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मेरी भी तो रहनुमाई करें। एक बंदा इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, नौकरियां मिलेंगी, यही तुम्हारा तरीका है, रोजगार मिलेगा, और मलिक साहब आपका उस वक्त का ताकतवर तरीन मिनिस्टर उसे किकबैक मांग रहा है। तो यार हम कब तक इन निज़ाम के गोरख धंधों में रहेंगे? कब जज़ा सजा का सिलसिला चलेगा? कब ये मगरमच्छ अंदर? ये बात तो आपके सामने हुई थी ना कि जनाब ऑरेंज ट्रेन ना बनाएं, ये 5 गुना कीमत पे बना रहे हैं तो उनका नहीं कुछ सियासी फैसले करने पड़ते हैं। देखें वो सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी इतलात के मुताबिक कहीं हुई है। लेकिन बदकिस्मती का सब मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमने सारी उम्र इन चोरों डाकुओं की निशानदेही करनी है। इनको पकड़ने के लिए कानून कब बनेगा? भट्टी साहब पकड़ना ये मुतबादल के तौर पर दे आर बीइंग पुट एज अ मुतबादल अगेन। शहबाज शरीफ साहब को सुने, एक सुने,
यहाँ पे ₹250 की सब्सिडी चाहिए इस ऑरेंज ट्रेन पे, जिसके किक बैक के खा के लोग निकल गए। ₹260 की यार, ये ₹260 की हमारे दोस्त कह रहे थे ये मामूली बात है। अच्छा नहीं, वो दोबारा आ रहे हैं सॉफ्ट फेस के साथ आएंगे और ये रियासत को दे भी देगी। इसका मतलब है आप बिजली बनाए ना बनाए, हमारा खून निचोड़ के बिल लेंगे। भट्टी साहब मैं सुने जरा, ये जो ट्रेन चलनी है ये ट्रेन चलनी है लाहौर में 27 किलोमीटर, मगर लोधरा का पंजाबी भी इसके लिए टैक्स देगा, चकवाल का मस्कीन भी इसके पैसे भरेगा। क्यों कि खा के निकल गई पार्टियां। अच्छा, नजर आना चाहिए। अगर जान की मान मिले तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आपसे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, चोरी चकारी सारी हुई है। इस जो एडिशनल बिजली बनी है, इसका एक हाइपोथेसिस ये था कि आप चाइना से जो सी पैक बना रहे हैं उसके साथ आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान 5 साल के बाद अगर इन शहरों में जो नए शहर बनेंगे, नई सड़कें बनेंगी, वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल है। मैं फिर कहूँगा 3 साल में पाकिस्तान में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सका, एक ऐसी जगह नहीं आ सकी जहाँ बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर सके। अब वो आपके गले पड़ गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा पहले करप्शन नहीं, वो सारी चीज़ें सही है, मगर हम ऐसे फर्दर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहे। मलक साहब के बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, मैं उसका हाथ में वक्त कमीशन मांग रहा हूँ, वो फिर भी उसको किराए में पकड़े तो फिर भाई गरीब आदमियों के लिए जेलें खत्म कर दो। अच्छा तुराब, मैं माफी चाहता हूँ, हमने एक काजी साहब कहा था बाबत आर्डर साहब के बारे में एक एप्लीकेशन दी और प्रेस रिलीज तुराब साहब प्रोड्यूसर साहब दिखा दे। ये पाकिस्तान, ये ले जी, ये पाकिस्तान है लाहौर काजी साहब, जहां एक ब्यूरोक्रेट एक सहाफी को बांध लेता है, जूते मारता है, पुलिस बुलाता है और उसके खिलाफ कपड़े उतार देता है उसके। और ये वजीर आजम इमरान खान साहब मेरी बात ना सुने, इसके हकायक जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन यही करा ले। ना करें, इन्हें भी नहीं फटे जाना, मुमकिन है साढ़े भी कल कपड़े को ला ले, छड़ दियो। नहीं, पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम नहीं होता, हर काम वजीर आजम नहीं करना है। नहीं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब असूली तौर पे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। काउंटर चेक कराएं, इसे वेरीफाई कराएं। अगर ये शिकायत लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी हमारे दोस्त जाहिद चौधरी की। अच्छा बड़ी साहब, मैं बात आगे बढ़ाते हैं, एक स्टोरी भी रुके ना। ये मुझे बताएं कि क्या कोई सफदर साहब और सागदार के दरमियान भी कोई फटा हुआ था? यार देखिए, आप बहुत शरारती हैं। यार क्या शरारती, मैं खबर दें, हम खबर दें। देखिए, अनूशे रहमान बहुत कॉम्पिटेंट वजीर थी। अच्छा, वो उनका पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं थी। 2008 में मुस्लिम लीग नून की कुछ कैंडिडेट मेरे पास तशरीफ़ लाई, हमारी बहनें हैं, वो माएँ हैं, तो उन्होंने कहा ये अनूशे रहमान का पार्टी में रोल ही कोई नहीं है, इसकी कुर्बानी कोई नहीं है, लेकिन हम इनकी टिकटों के फैसले ये कर रहे हैं। जब मैं उस स्टोरी के पीछे पड़ गया, मुझे 444 वोट का करंट लगा, मैं पीछे गिर गया। अगली बात आपने थोड़ी सी कह दी। अब इनको करंट कहाँ से है? लो, करंट ताकतवरों की तरफ से आता, साडा की टग्या भी टग्या, तेन चोर लै चले। उन्हें कहा चौधरियों को भी पट्ठे खाने से, चोरा को भी पट्टे। आपने जितना बता दिया मलिक साहब काफी है, इसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया होगा या शायद नहीं हुआ होगा। बहरहाल आप लोगों पर छोड़ते हैं। ब्रेक के बाद कैप्टन सफदर ने गुस्सा खाया था, गुस्सा खाया नहीं, खा जाते हैं वो उधर, साहब ने भी गुस्सा खाया था। आके मलिक साहब आपसे हम पूछेंगे कि ये जो SOPs पर अमल होगा और ये कोरोना के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, खुदा ना करे ये दुरुस्त हों, और हम इसे कैसे बच सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, आज की सबसे बड़ी स्टोरी और सबसे अहम स्टोरी और सबसे अहम मसला जितने हमने डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल सानवी है। असल मसला हमारा ये है, ये जो मौत जो है फैल रही है, इस पर क्या आपके पास फैक्ट्स हैं? पाकिस्तान में क्या परसेंटेज है और क्या एस्टिमेशन है? देखिए, पहले तो इसका कोरोना पे कमेंट करना ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो रिकगनाइज इदारे हैं, उसमें एक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसका एक हेल्थ इदारा, उसके मुताबिक इंडिया में इस वक्त एवरेज चल रही है 3000 बंदा मर रहा है रोज़ का। वो कह रही है 13000 तक जा सकता है डेली। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, वो सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान इस वक्त जो सिचुएशन है, वो कह रहे हैं इससे डबल हो सकता है पाकिस्तान। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कितने लोग हो जाएंगे, इतनी सूरतें आ रही है। और इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर 200 बंदे को कोरोना तो उसमें 5 बंदे मारे, जो दुनिया में हाईएस्ट है। तो ये तो 2.5% डेथ रेट है, 2.5, इसीलिए मैंने कहा 200 में से 5। मगर इसके साथ मैं एक ज़ाती कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे मैंने हमेशा इमरान खान की एक तारीफ़ की है कि एक उनकी बात बड़ी लॉजिकल थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आने दो, लोगों को मरने दो, नहीं, मगर इसके साथ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें इकनॉमिक का माशी सूरत हाल सामने रखनी पड़ेगी। देखिए, सिंपल सा सवाल है, कल परसों ये कह रहे हैं हर चीज़ बंद होगी। अब मेरा अगर दूध का कारोबार है तो हफ्ते और इतवार को मैं दूध किधर फेंकूंगा, मेरे फल किधर जाएंगे, मेरी सब्जियाँ किधर जाएंगी? मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, पाकिस्तान की रियासत की ये जिम्मेदारी है। अगर वो मेरी सेहत की जिम्मेदार है तो मेरे पेट की भी जिम्मेदार है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस। अब आप बात देखिए,
आ गई भूख नंग है, इसका मतलब है हफ्ता इतवार को बिल्कुल ही लोगों को ईद के दिनों में जिन्होंने पूरे साल की रोटी जमा मर जाएंगे सर, वो मर जाएंगे, कोरोना से बच जाएंगे। खुदकशियों के इजाफा होगा, कोरोना से नहीं होगा तो खुदकशियों से खान साहब कह चुके हैं, मैंने तारीफ की उनकी। खुद कहते हैं लॉकडाउन पूरा नहीं करूंगा, तो इसकी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सवाल आप दोनों से 24 घंटे खोल दें, ये असल बात, टाइम ओवर मुकर्रर कर दें कि रश ज्यादा ना हो, और हमें भी एसओपी पर अमल करना चाहिए। मुझे ये ताजरों की तरफ से आया, आप इसमें वो कहते हैं जी आप 6 बजे इफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक आप लोगों को शॉपिंग की इजाजत दे दें। मैं उनकी ताजरों की एक तरफ अच्छी से हो जाए, और दिन में जो सरकारी मुलाजिम है वो 9 से 5 करते रहे, जो आम जिनकी जो सिक्योरिटी की नहीं है। तो इस तरीके से ये होगा कि मतलब है कि आधे आधे लोग एक्टिविटी आधी हो जाएगी, ये उनका कहना है। लेकिन गाइस साहब खुदा ना खास्ता अगर ये वबा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आती है, जैसे मलक साहब ने कहा, तो अल्लाह ना करे, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें सेव कर सकें। ये पॉइंट है, अब देखिए कोरोना से भी बचना है और रोजगार भी कमाना। मलिक साहब आपके पास स्टोरी है कि हम फी कस कितने पैसे अपने अवाम की सेहत पे लगाते हैं? क्यूबा की थर्ड वर्ल्ड से बात करते हैं ना, $1000 ना साल का लगाता है सेहत पे, क्यूबा लगाता है, इंडिया लगाता है 73 और हम लगाते हैं $40। तो फिर जो इंडिया के साथ हो रहा है क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। दुनिया में पाकिस्तान के लिए सेहत सबसे लोएस्ट है, मैं कागजों में प्रूव कर सकता हूँ। एजुकेशन और अच्छा कल की सुन ले, जो एक दूसरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप दोनों भी शामिल हैं। मुझे कल दुख हुआ कल जाके, क्योंकि हम टीवी पे बैठते हैं, जब मैंने देखा हर दुकान खुली थी, आप फिटनेस है, अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे मेरे मुल्क के इदारों को भी आप, लेकिन जो आपने मेरी सुई फंसी हुई आपने जो पहले फिगर दी है, जो आपने क्यूबा की मिसाल दी है, वो टोटल इकॉनमी तकरीबन $100 बिलियन की। ठीक है, हमारी इकॉनमी 1/3 है, वो हम 300 बिलियन के करीब हैं। जो ठीक है, उनकी 1 करोड़ आबादी है और हमारी 22 करोड़ आबादी। अब ये देखें कि वो $1000 स्पेयर कर रहा है और दुनिया के बेस्ट हेल्थ का $40 है जी, बेस्ट। और फर्क क्या है, क्या वजह है कि अमेरिका एक आपके लिए खास तौर पे भट्टी साहब के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको पता है 65% पाकिस्तानी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने पे मजबूर हैं, लाजमी है। पाकिस्तान की रियासत 35% को फेल कर दी। 95% लोग प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड ही नहीं करते, फिर जाके मर जाए। ठीक है, देखें फिर मरना तो अल्लाह माफ करे, कोई नहीं है ना। मेरी एक एक्वेंटेंस का भी फोन आया था, हम जब इकट्ठे बैठे थे शो से पहले, तो कहीं से उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने कहा अच्छा रियासत होगी माँ जैसी, ये किसने कहा था और क्यों कहा था और किस मुल्क के लिए कहा था? वो सौतेली माँ जैसी कहा था उन्होंने, आपको गलती, मुझे गलती लगी थी। ठीक है, अच्छा वैसे देखिए हम कितने बेवकूफ़ हैं। 30 सेकंड हमने घी खा के, सिगरेट पी के 650 अरब रुपए हम ज़ाया कर देते हैं सिर्फ अपने दिल के मराज के, फेफड़ों की बीमारियों से। हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि भाई सिगरेट छोड़ दो, घी खाना छोड़ दो। 650 अरब हम इस पे लगा देते हैं। बात ये पैसे भी हैं, सब कुछ है ना प्रायोरिटीज ठीक है, ना तरजीहात ठीक है। इस पे सियासत करें और ये गंदी लड़ाई बंद करके कोई हमारा काम भी कर दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।